तो यहाँ पर मेरे पास 2 सॉल्यूशंस हैं, 2 मेरे पास कप्स हैं जिनके अंदर मैंने ये पानी डाला है, जिसे मैंने ब्लू से ज़ाहिर किया है और उसके अंदर आप शायद रिकॉग्नाइज़ कर लें, मैंने कुछ सॉल्ट डाली है, मैंने सोडियम क्लोराइड डाली है और उसको इसके अंदर डिज़ोल्व कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे आप देख सकते हैं, इस ड्राइंग के अंदर 2 सोडियम के कैटायन्स हैं और 2 क्लोरीन के एनायन्स हैं। तो ये बेसिकली जैसे ही हम NaCl को पानी में डालते हैं, हमें पता है वो इलेक्ट्रोलाइट है, वो टूट जाता है आयन्स में। तो इसका मतलब है हमने 2 NaCl के मॉलिक्यूल्स को इस वाले कप के पानी में डाला था। इसमें हम अज़्यूम करेंगे पानी सेम है और अब मैंने इन दोनों को एक्चुअली इसी को कॉपी पेस्ट किया है यहाँ पर। पानी सेम है, अब इसके अंदर यहाँ पर आप देखें तो 3 सोडियम कैटायन्स हैं और 3 क्लोरीन के एनायन्स हैं, जिससे पता चलता है कि इस पानी के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl डाले गए हैं। अब परेशान ना हो क्योंकि ये कहीं से भी असली चीज़ नहीं लग रही। मिलियंस में कैटायन्स या मिलियंस में एनायन्स ही पॉसिबल हैं। 2 स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को डालना ये बहुत टफ काम है, पॉसिबल नहीं, बहुत छोटे होते हैं। इसी तरह से 3 मॉलिक्यूल्स को डालना बहुत टफ है और ऑफ कोर्स ये स्केल से ड्रॉ नहीं किए गए, यानी कि Na कंपेयर टू वाटर बहुत बड़ा है। यहाँ पर मिलियंस फिट आ सकते हैं, मैंने सिर्फ 2 मुश्किल से फिट किए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही अज़्यूम करेंगे कि इसमें मैंने 2 मॉलिक्यूल्स डाले हैं, इसमें मैंने 3 मॉलिक्यूल्स डाले हैं ताकि चीज़ें सिंपल रहें। लेकिन आप इसको इस तरह भी अज़्यूम कर सकते हैं कि मैंने इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड डाला है और 3 मोल्स ऑफ यहाँ पर सोडियम क्लोराइड डाला है और आप बेशक अज़्यूम कर लेंगे ये जो एक कैटायन है, ये 1 मोल ऑफ सोडियम कैटायन है और 1 मोल ऑफ सोडियम एनायन है। तो बहरहाल ये हमारे पास 2 सॉल्यूशंस हैं। अब ये तो हमें देख के पता चल रहा है कि इन दोनों में से कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन कौन-सी ज़्यादा है। यानी कि कौन-सी ऐसी सॉल्यूशन है जिसमें ज़्यादा अब इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट है, वो वाटर है। यानी कि जिसके अंदर चीज़ें डिज़ॉल्व की गई हैं। मुझे उम्मीद है इसके बारे में तो आपको लाज़मी पता होगा। और आपके पास जो सॉल्यूट है वो आपके पास NaCl है, वो आपके पास सोडियम क्लोराइड है जिसे आपने डिज़ॉल्व किया है। तो कौन सी सॉल्यूशन कॉन्सन्ट्रेटेड है? कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन अगर आपको नहीं पता तो मतलब इसका सिर्फ ये है कि किस सॉल्यूशन में ज़्यादा सॉल्वेंट है। अगर मतलब दोनों सॉल्यूशंस के अगर सेम सॉल्यूट है उनके अंदर, अगर उनके अंदर सेम सॉल्वेंट है जैसे कि हमारे पास वाटर है, तो किसके अंदर ज़्यादा सॉल्यूट है? कौन सी सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है? कॉन्सन्ट्रेटेड का मतलब होता है भरी हुई, यानी कि अगर एक कमरे में 50 आदमी हैं और उसी सेम कमरे में 100 आदमी हैं, तो आप कहते हैं कि जो 100 आदमी वाला कमरा है वो ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है, वो ज़्यादा भरा हुआ है। और इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि क्यों सॉल्वेंट को हम इक्वल अज़्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक कमरा है, छोटा कमरा जिसमें 50 आदमी हैं और एक बड़ा कमरा है जिसमें 100 आदमी हैं, तो आप कहेंगे कि दोनों के अंदर तकरीबन सेम ही तरह की जगह मिलेगी क्योंकि वो बड़ा भी तो है, उसके मुताबिक ज़्यादा आदमी हैं। तो सेम हम उनको अज़्यूम करते हैं और उसके मुताबिक हम कहते हैं जिसमें चीज़ें ज़्यादा होंगी घुसी हुई, वो ज़्यादा भरा हुआ है, ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है। तो ये वाला ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है, इसके अंदर ज़्यादा आप लोग एनायन्स और कैटायन्स दे सकते हैं, कॉन्सन्ट्रेटेड सॉल्यूशन। और जब हम 2 सॉल्यूशंस को कंपेयर करते हैं, एक कॉन्सन्ट्रेटेड होता है और दूसरे को हम कहते हैं डिल्यूट, यानी कि इसके कंपैरिज़न में इसमें कम सॉल्यूट मौजूद है, ये कम कॉन्सन्ट्रेटेड है। तो अब ये तो हमने एक जनरल तरीके से देख लिया। अब हमें पता है कि हमें कोई क्वांटिफ़ाई इसको इन चीज़ों को क्वांटिफ़ाई करने के लिए कोई नंबर लाज़मी होना चाहिए, क्योंकि ये तो एक जनरल तरीका है। ज़ाहिर है केमिस्ट्री में या साइंस में हमें नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को ज़ाहिर करने के लिए। तो ये तो हमने बस कह दिया, ये कॉन्सन्ट्रेटेड है, ये डिल्यूट है, लेकिन हमारे पास कोई स्पेसिफ़िक नंबर्स होने चाहिए। मैं कह सकूँ कि इसका कोई एक नंबर है, इसका कोई एक नंबर है, इसका चूँकि नंबर ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है या इसके उलट भी हो सकता है। तो हर चीज़ को कोई क्वांटिफ़ाई किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही देखने आ रहे हैं कि एक एक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को, कि उसके अंदर कितना सॉल्यूट मौजूद है, इसको कैसे क्वांटिफ़ाई किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप खुद सोचें, सबसे जो ज़हन में आता है सबसे पहले तरीका, वो कौन-सा तरीका है इनको क्वांटिफ़ाई करने का? तो एक जो हमने अभी जनरल में देखा, आप कह सकते हैं इस सॉल्यूशन में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हैं, इसमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl हैं। लो भाई क्वांटिफ़ाई हो गया, क्योंकि नंबर्स इनको मिल चुके हैं 2, 3, 3 है, वो ज़्यादा कॉन्सन्ट्रेटेड है उसके हिसाब से। तो ये तो बिल्कुल एक क्वांटिफ़िकेशन है, ठीक। लेकिन वही मसला है, ये तो एक एक सॉल्वेंट के लिए है। जब ये बढ़ता जाएगा सॉल्वेंट, तो उसके मुताबिक 2 सॉल्यूशंस के लिए तो आप कर लेंगे, लेकिन जब सॉल्वेंट चेंज हो जाएगा, डिफरेंट होगा, तो एक हमारे पास उस तरह का नंबर नहीं बन रहा जो कि एक यूनिवर्सल टाइप नंबर हो,
जो कि तमाम सॉल्वेंट्स के लिए अप्लाई हो जाए। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, अगर आपको थोड़ा-सा आप क्रिएटिव हैं तो आप खुद से ये चीज़ समझ सकते हैं कि हम ऐसा कैसे नंबर बनाएँगे। तो ये तो था इस पूरे सॉल्वेंट के लिए। हम लोग एक यूनिट सॉल्वेंट के लिए कोई नंबर बना लेते हैं और उसके मुताबिक हम लोग अपनी चीज़ें देख लेंगे। तो हमारे पास यानी कि सॉल्वेंट के 1 लीटर के अंदर ये है, तो फिर हम उसके मुताबिक 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर बजाय इसके कि हम लोग हर सॉल्यूशन के लिए निकालना चाहिए 4 लीटर है, चलो इसका अलग से निकालते हैं, 3 लीटर अलग से निकालते हैं। 1 लीटर निकाल के रख लेते हैं और मल्टीप्लाई करते जाएँगे। तो ये क्वांटिफिकेशन का स्टैंडर्ड तरीका है। तो यहाँ पर जो सबसे ठीक तरीका समझ आता है, जो सबसे एक वजदानी तरीका है, वो ये है कि इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे हमने पहले देखा, कितने मोल्स हैं, मतलब पहले हम यहाँ पर अभी हम ये जो चीज़ें कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं इसके अंदर कितने मोल्स हैं। यानी कि अभी अगर मैं कह रहा हूँ कि ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़ाहिर है मोल्स तो बहुत ज़्यादा कम होंगे। लेकिन जब हम लोग कहते हैं कि मॉलिक्यूल्स हैं, तो हम या तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं या हम मोल्स के हिसाब से क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर तो मेरे पास ये बहुत एक छोटा-छोटा नंबर था, तो मैं मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी कर सकता था। लेकिन आम तौर पे तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के हिसाब से करना मुश्किल हो जाता है, तो हम मोल्स के हिसाब से कर लेते हैं। आप कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स के हिसाब से भी, आंसर डिफरेंट होगा क्योंकि यूनिट डिफरेंट होगा, लेकिन वो एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं, हम मोल्स के हिसाब से करते हैं। चलें यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़ ना करने के लिए अज़्यूम करते हैं ये मोल्स ही थे। ठीक है, इसके अंदर 2 मोल्स ऑफ NaCl था, इसके अंदर 3 मोल्स ऑफ NaCl था, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl से और 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaCl से। और ये फिर आप देख लें, इतने आयनाइंस वगैरह नहीं होंगे, लेकिन आप समझ लें कि ये एक मोल के बराबर है, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं 6.02 × 10⁻23 कैटायंस ड्रॉ नहीं कर सकता, कम से कम यहाँ तो नहीं कर सकता, या शायद कहीं भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अब हम लोग पहला जो हमने सबसे कॉमन चीज़ देखी वो ये है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। और जैसे हमें पहले बताया कि हमें यूनिट सॉल्वेंट की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें क्वांटिफिकेशन का तरीका बनाना है। तो हमने क्या चीज़ कही कि जितने नंबर ऑफ मोल्स हैं पर आप यूनिट ऑफ सॉल्वेंट, अब यूनिट ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम में होगा कि 1 लीटर सॉल्वेंट, 2 लीटर सॉल्वेंट। तो जो एक केमिस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सॉल्वेंट होता है या स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम होता है, वो होता है आपके पास लीटर्स, जिसका थोड़ा फैंसी नाम है डेसीमीटर क्यूब। तो ये दोनों सेम चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं मोल्स पर लीटर, या जो सेम चीज़ है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के। तो ये एक क्वांटिफिकेशन का बिल्कुल ठीक तरीका है। इसका आप लोग मुझे बताएं कि इन दोनों की अब कॉन्सेंट्रेशंस क्या होंगी। सबसे पहले आपको इनका जो है वो सॉल्वेंट का वॉल्यूम चाहिए होगा। तो मान लेते हैं कि इन दोनों के अंदर, इसके अंदर हमारे पास जो सॉल्वेंट की क्वांटिटी थी वो हमारे पास थी 2 लीटर्स, इसके अंदर भी इतना ही था पानी। इन दोनों के अंदर दो लीटर का पानी था। तो हमारे पास इसकी कॉन्सेंट्रेशन बताएं। तो 2 लीटर के अंदर 2 मोल्स ऑफ NaCl हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे? ऑफ कोर्स 1 मोल होगा। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि 2 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब इसका जो ये नंबर हमने डिस्कस, चलें इस नंबर को हम लोग कहते हैं, ये जो हमने भी देखा मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के पर लीटर सोल्यूशन के अंदर, पर लीटर सॉल्वेंट के अंदर कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, इस नंबर को हम लोग कहते हैं मोलैरिटी। तो इसकी मोलैरिटी है 1 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। अब ये मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब को 1m भी लिखा जा सकता है, 1m। तो ये इसकी एक शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। तो इसकी मोलैरिटी है 1m। इसकी मोलैरिटी की अगर हम लोग बात करें तो मैं डिवाइड नहीं करूँगा, आप खुद बता दें। 2 लीटर्स के अंदर 3 मोल्स ऑफ NaCl हैं, तो 1 लीटर के अंदर कितने होंगे? 3/2 मोल्स। तो 3/2 मोल्स कितने होंगे? तकरीबन वो होंगे तकरीबन 1.5, क्योंकि 2 लीटर्स के अंदर 3 हैं तो एक के अंदर 1.5 होंगे। तो 1.5 मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। इस सोल्यूशन के अंदर पर लीटर हमारे पास 1 मोल है, 1 मोल पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट है। यहाँ पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट 1.5 लीटर्स ऑफ सॉल्यूट है। तो कौन सा ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ? ये वाला, क्योंकि इसमें सेम लीटर के लिए हमारे पास ज़्यादा सॉल्वेंट है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट सॉल्वेंट सॉल्यूट लेने का क्या फ़ायदा है। तो मान लेते हैं ये 3 लीटर्स था पानी, यहाँ पर तो सेम है,
सारी डायग्राम का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन इसको आप मान लें कि ये 3 है, थोड़ा ज़्यादा पानी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास मोलैरिटी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो अब हमारे पास 3 लीटर्स में 3 मोल्स ऑफ NaCl है, तो इसकी मोलैरिटी कितनी होगी? इसकी मोलैरिटी होगी 1m। दोनों की मोलैरिटी सेम है, लेकिन देख के क्या लग रहा था? देख के तो लग रहा था इसके अंदर ज़्यादा पानी है, इसके अंदर तो ना सिर्फ ज़्यादा पानी है बल्कि ज़्यादा सॉल्यूट भी है। लेकिन हमने देखा है कि सॉल्यूट अगर ज़्यादा है तो पानी भी ज़्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से चीज़ें बदल गई हैं। तो दोनों के अंदर हम ये नहीं कहेंगे अब जब 3 लीटर्स का पानी था, हम ये नहीं कह सकते ये इनमें से एक कॉन्सेंट्रेटेड है एक डिल्यूट है। हम कहेंगे इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम है और ये दोनों सेम कॉन्सेंट्रेशन की सोल्यूशन है, क्योंकि इनकी जो मोलैरिटी है वो सेम है। हम लोग इनको डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस का हरगिज़ नहीं कह सकते। और ये चीज़ अप्लाई होगी मतलब किसी भी स्केल पर, ठीक है? तो इसके लिए कोई जो है वो स्केल महदूद नहीं है। तो चलें, ये तो था मोलैरिटी। अब एक और यूनिट हम, वैसे कॉन्सेंट्रेशन के कई सारे यूनिट्स हैं, मोलैलिटी और कई सारे यूनिट्स होते हैं, क्योंकि ये तो एक काफ़ी ज़्यादा, मैंने जैसे आपको एक और खुद से यूनिट बता दिया मॉलिक्यूल्स पर डेसीमीटर क्यूब, वो इस केस में बहुत ज़्यादा हो जाएगा 1 मोल 6.022, लेकिन वो भी एक यूनिट तो है। तो कॉन्सेंट्रेशन का तो कई तरीके से नापा जा सकता है, लेकिन 2 कॉमन तरीके हैं जो मैंने ऊपर टाइटल में भी लिखा है, मोलैरिटी और स्ट्रेंथ। तो मोलैरिटी तो हमने देख लिया। मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन क्या है? मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन है कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट मौजूद है, वो उसकी मोलैरिटी है। अब हम लोग देखते हैं स्ट्रेंथ क्या है। तो ये तो था एक तरीका, पर लीटर में कितने मोल्स हैं। एक और तरीका जो कि काफ़ी जो है वो नेचुरल लगता है, वो कौन सा है कि कितने पर लीटर में कितने ग्राम्स हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर लीटर था, यहाँ पर हमारे पास मास ऑफ सब्सटेंस पर लीटर है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस मुझे उम्मीद है पता होगा। ये एक मोल एक किस्म का काउंटिंग यूनिट है, ग्राम्स एक किस्म का मेजरिंग यूनिट है। मोल्स में आप चीज़ें मेजर करते हैं। अच्छा, ये इसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स हैं, इसके अंदर 1 मोल ऑफ एटम्स है। तो ये आपने चीज़ एकदम से गिनी है एक किस्म की, जबकि ग्राम्स में कोई गिनने वाला चक्कर नहीं होता, ये मेजर की जाती है वेटिंग मशीन। तो ग्राम्स पर लीटर, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो कि एक पर लीटर में या ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब में या पर लीटर में कितना ग्राम है, कितना ग्राम ऑफ सॉल्यूट है। तो ये थोड़ा लेस कॉमन है और उसका रीज़न आप समझ सकते होंगे, क्योंकि मास एक ऐसी चीज़ है जो कि उस तरह से प्रोपोर्शनल नहीं है। यानी कि ये भी पॉसिबल है हमारे पास कि हमारे पास सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो और डिफरेंट मोल्स ऑफ नहीं, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट हो और डिफरेंट मोल्स ऑफ सॉल्यूट हो, लेकिन उन दोनों का मास सेम हो, क्योंकि मास तो उनके पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, जबकि जो मोल है वो पार्टिकल से आज़ाद है। अगर 6.022 इंटू 10⁻23 क्लोरीन के एटम्स हैं तब भी हम एक मोल ही कहेंगे, और यहीं अगर सोडियम के एटम्स हैं तब भी हम एक मोल ही कहेंगे। लेकिन अगर 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के एटम्स हैं और 6.02 इंटू 10⁻23 क्लोरीन के एटम है, तो ज़रूरी नहीं उन दोनों का मास सेम है, उन दोनों का मास डिफरेंट होगा, वो तो क्लोरीन और सोडियम पर डिपेंड करेगा। थोड़ा लेस कॉमन है, लेकिन ये भी यूज़ होता है। तो अगेन इसकी मैं आपसे पूछता हूँ इसकी स्ट्रेंथ क्या है। आप कहेंगे सबसे पहले तो मुझे इसका मास बताओ। तो इसका मान लेते हैं सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को इमेजिन, सेम वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट को इमेजिन करते हुए कि इन दोनों का जो मास है, वो है हमारे पास मसलन 2, इसका मास हम लोग कर लेते हैं 20 ग्राम्स। बहुत कम है, लेकिन बस इसका मास 20 ग्राम है। पानी का, गिलास का नहीं, पानी का 20 ग्राम्स का मास है। सॉल्वेंट का मास 20 ग्राम्स है। क्या है इसकी स्ट्रेंथ? तो पर ग्राम इसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? अगर पूरे 20 ग्राम्स में नहीं, पर डेसीमीटर क्यूब में इसमें कितने ग्राम्स होंगे? अच्छा, तो इसके लिए आपको एक तो चाहिए इसका मास, एक चाहिए आपको इसका सॉल्वेंट का वॉल्यूम, जो कि आपको पता है 2 लीटर्स। यहाँ पर भी हम अज्यूम करें 2 लीटर्स हैं। ओके, हो गया। तो इधर 2 लीटर्स के अंदर आपके पास 20 ग्राम्स का मास है। तो 1 लीटर के अंदर कितने ग्राम्स का मास होगा? समझने वाली बात है, 10 ग्राम्स का। तो इसकी हमारे पास स्ट्रेंथ है 10 ग्राम्स पर लीटर या पर डेसीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपके पास 2 लीटर्स में आपके पास कितना मास है? 20 ग्राम्स। तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी? इसकी स्ट्रेंथ भी 10 ग्राम्स पर डेसीमीटर क्यूब ही होगी। तो ये चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि यहाँ पर आपके पास अब आप देखें तो इन दोनों की हमारे पास जो है वो मोलैरिटीज़ डिफरेंट थी। ठीक है, ये मैं इस अब मैंने ये 2 लीटर्स कर लिया, तो मैं इस मोलैरिटी की बात कर रहा हूँ 1.5, और इससे हमें पता चल रहा था कि एक कंसनट्रेटेड है और एक डिल्यूट है। लेकिन स्ट्रेंथ के केस में ऐसा नहीं है, स्ट्रेंथ तो दोनों की सेम है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेंथ डिपेंड करती है मास पर और वॉल्यूम पर, और हमारे पास जो मोलैरिटी थी वो तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करती थी, तो उससे वो चीज़ चेंज होती थी। यही मास का थोड़ा सा नुकसान है, ये हमें फुल पिक्चर नहीं बताता। यहाँ पर स्ट्रेंथ को देख के लग सकता है कि ये तो दोनों जो हैं सेम हैं, यानी कि सेम कॉन्सेंट्रेशन के, लेकिन हमें पता है ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंडेंट होती है। तो ये स्ट्रेंथ है। अब स्ट्रेंथ जो है वो केमिस्ट्री में ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, इसको सिर्फ तब यूज़ किया जाता है क्योंकि इसको नापना आसान है। आपके पास आपको पता चला, आपने वेटिंग मशीन पे देखा 20 ग्राम्स, आपने इसका वॉल्यूम निकाला 2 लीटर्स, तो आपने डायरेक्ट इसको नाप लिया कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है। जबकि अगर आपने नापना है कि किसी चीज़ की मोलैरिटी क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन स्ट्रेंथ का ये फ़ायदा है कि अब यहाँ से आप स्ट्रेंथ को मोलैरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि आपको पता चल गया कि स्ट्रेंथ क्या है, तो आप उससे मोलैरिटी निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स पर अलग से कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, जो कि एक बहुत मुश्किल काम है। वैसे वो भी इसी तरह की कैलकुलेशन से निकल सकता है, लेकिन हम स्ट्रेंथ को डायरेक्टली मोलैरिटी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी आसान तरीका है। तो इसको हम आने वाली वीडियो में देखेंगे।